नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुई सून पर। जैसा कि आपको पता है कि संक्रमण के इस दौर पे हमने इस चैनल को शुरू किया है और ये हमारी छोटी सी कोशिश है कि देश दुनिया जगत से आप तक जाने माने चेहरों को लेकर आएँ, उनकी जीवन यात्रा से आपको साझा कराएँ और उनकी जो सफलताएँ रही हैं, जो उनकी चुनौतियाँ रही हैं उनके इस यात्रा में, उससे हम भी कुछ सीखें और दुनिया में जितनी जो नेगेटिविटी है कोरोना को लेके उसके बीच हम कुछ पॉजिटिव बातें आप तक रखें। और इस श्रृंखला से आज हमसे एक बहुत ही खास मेहमान जर्मनी से जुड़े हुए हैं, जो कि मूलभूत तो भारतीय ही हैं, पर वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी इनोप्लेक्सिस एजी इस्टेब्लिश की है, जिसके वो सीईओ हैं, फाउंडर हैं, वो एक पीएचडी होल्डर भी हैं। तो बहुत बहुत मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल पे, डॉक्टर गुंजन भारद्वाज जी। नमस्कार गुंजन, एंड वेरी वार्म नमस्कार। वेलकम टू सुयसु। सवाल जवाब की श्रृंखला शुरू करने से पहले हमेशा हम अपने कुछ मौलिक सवाल करते हैं अपने अतिथियों से, क्योंकि आप भारतीय हैं और आप आईआईटीएन भी हैं। तो उससे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी शुरुआती पढ़ाई और जीवन के बारे में, और वो कौन से ऐसे पल रहे आपके जीवन में जब आपने सोचा कि आपको इंजीनियर बनना है और आईआईटी में आपको दाखिला लेके अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री को आगे बढ़ाना है। जी, मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ। मेरा जन्म एक छोटी काशी है राजस्थान में, बूंदी शहर, वहां पर हुआ। और मेरे पिताश्री न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कार्यरत थे। तो मैं एक टाउनशिप में बड़ा हुआ, जहां पर शायद 10 किलोमीटर दूर करीबन 10-12 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, परमाणु बिजली घर। तो काफी जो पागलपन है, जो जुनून है कुछ नया करने का, शायद उस जगह रहने वाले सारे ही मेरे मित्रों में इसी वजह से आता है। दो कारण हो सकते हैं, एक तो परमाणु बिजली घर और दूसरा चंबल नदी। जी। क्योंकि चंबल अकेली ऐसी नदी है जो उल्टा बहती है कहा जाता है, तो वहां का पानी पीने वालों का दिमाग भी थोड़ा उल्टा चलता है। ऐसा। जी। सो मेरे मित्र मेरे सबसे बड़े गुरु रहे हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और सारे ही मित्र बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक मेरे बचपन का मित्र है, बहुत ही प्रिय, पुलकित। उनने वेदांतु शुरू की है, जो यूनिकॉर्न है एजुकेशन सेक्टर में, एडटेक सेक्टर में। जी। अम, वो भी आईआईटी रुड़की गए थे। वहां से मुझे गणित हमेशा से ही अच्छी लगती थी। तो अगर आपको गणित अच्छी लगती है तो स्वाभाविक है कि आप शायद इंजीनियरिंग को अच्छा ज्यादा आपका आप आकर्षित होंगे उस तरफ। तो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम और फिर आईआईटी मुंबई। मुंबई इसलिए गया क्योंकि मुझे लगता था, मुझे लिखने का काफी शौक था। तो मुझे लगा कि मैं वहां जाऊंगा तो एक आसान सा रास्ता होगा। वहां पे आईआईटी बॉम्बे में मैंने एक अखबार शुरू किया, आवाज नाम था उसका, और जी। साहित्य संध्या की स्थापना की। और वहाँ काफी कवि, निदा फाजली साहब, शायर, कवि, सब आते थे और सुनते थे, सुनाते थे साथ में। तो यही यही शुरुआत थी। मेरे जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव मेरे पिताश्री का, मेरी दादी का, बचपन में सत्संग जाना। वही मेरी दादी कहा करती थी कि तुझे जीवन में 9 बार ईश्वर मिलेंगे, शिव मिलेंगे। जी। तो बोलते थे क्योंकि तुम्हारे ऊपर कृपा है ईश्वर की, तो तुम्हें 9 बार शिव जी के दर्शन होंगे। मुझे समझ नहीं आता था, मुझे लगता था मैं ही बहुत अलग सा हूँ, मुझ पे ही सबसे बड़ी कृपा है शायद। पर बाद में जब वो चली गई 2-3 साल पहले, तब मुझे समझ में आया, जब मैंने अपने पिताश्री से पूछा कि उसका गूढ़ क्या था। उसका गूढ़ ये था कि हर इंसान में, हर मनुष्य में आपको शिव को ढूंढना है, शिवत्व को ढूंढना है। जी। तो सारे एंटरप्रेन्योर यही करते हैं, हर जगह ईश्वर को, शिवत्व को ढूंढते हैं और पूरा प्रयत्न करते हैं कि वो हमारी जो अ, मानव जाति है, जो जो समस्त संसार है, जो हमारा समाज है, उसको हम किसी तरह आगे बढ़ाएं। तो जब मैं जर्मनी आया, पहले पढ़ने आया, फिर यहीं पे पीएचडी की मैंने, और कंसल्टिंग में अपना
अपना करियर शुरू किया। तो सब बोलते थे भाई जर्मनी अजीब सा देश है, यहाँ पे अंग्रेजी बोलते नहीं है, आंग्ल भाषा का प्रचलन नहीं है, जर्मन बोलते हैं सब। तो मुझे जर्मन का एक शब्द नहीं आता था। आईआईटी के समय में मैं 2-3 बार जर्मनी हालांकि आया था जी। प्रोजेक्ट्स करने। तो तुम्हारा यहाँ करियर जब बनाने की कोशिश करोगे तो 3 गुना ज्यादा समय लगेगा, ऐसा कहते थे लोग। लेकिन उसका उल्टा हुआ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे साथी, बहुत ही अच्छे मेंटर मिले इंडस्ट्री में। हमारे चेयरमैन अर्न्स्ट एंड यंग के जिम टर्ली जी, मैं तो एक 22 साल का बच्चा था, मैंने उन्हें कहा मेल लिख के कि मैं चाहता हूं आप मुझे मेंटरशिप दें, मेरा ध्यान रखें, मुझे गाइडेंस दें, मेरे गुरु बने। और उनने वो स्वीकार किया। ऐसे ही काफी सारे लीडर्स थे फर्म में। तो जो मेरे पहले बॉस थे उनसे मेरा काफी लगाव हुआ, उनके मैं घर जाता था हर दूसरे रविवार। ये आप अर्न्स्ट एंड यंग का अभी बता रहे हैं आप जो। अर्न्स्ट एंड यंग तो जी। 2 मिनट आपको यहाँ पे पॉज करूंगा, क्योंकि आईआईटी में आपने बात बताई, आपने अपनी दादी जी की बात की, चंबल नदी की बात की, न्यूक्लियर रिएक्टर्स तक की बात की, और गणित की बात की। क्योंकि गणित हम लोग वकीलों का दिखता है, जो लोग वकील बनते हैं, मैंने ऐसा देखा है, एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, बिकॉज आई कॉन्ट स्पीक फॉर अदर्स। तो गणित से घबराहट बहुत होती है बचपन में, क्योंकि कई बार अगर आप नेचुरली टैलेंटेड ना हो तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि एक डर बैठ जाता है दिल में। और वो डर ऐसा होता है कि उसके बाद आपको लगता है कि यार अगर लॉ करना है, तो जब मेरे को लॉ की ऑप्शन मिली अपने मामा जी से, तो मुझे लगा यार इसमें मुझे अंग्रेजी पढ़नी पड़ी, तो वो तो मैं समझ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, क्योंकि भाषा है। और गणित के अपने ज़रा दावपेच होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि स्वाभाविक सी बात है, जो बच्चा गणित या फिजिक्स या केमिस्ट्री में अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग और बाकी चीज़ों की खोज करता है। मैं आपके आईटी के डेज़ को थोड़ा सा दोहराना चाहूँगा, उस मेमोरी को वापस लाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत यंग बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जो वकील भी हैं, जो नॉन लॉयर्स भी हैं। और यूट्यूब तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कोई जुड़ के कोई भी कार्यक्रम देख सकता है। और चूंकि आप एक आईआईटीएन रह चुके हैं, तो थोड़ा सा उन जो 4 साल आपके बीटेक के निकले, उसके बारे में आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहता हूँ। कितना कठिन रहता है, क्योंकि जो लोग आईआईटी नहीं जाते हैं उनको लगता है एक आईआईटी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि है भी, टॉप यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक डर, एक हवा सा बना रहता है। तो वो आपके 4 साल कैसे रहे, कितना परिश्रम करना पड़ा, और साथ ही में को करिकुलर एक्टिविटीज़ का आप क्या समझते हैं, कितना महत्व रहता है किसी भी एक स्टूडेंट के जीवन में अपने आप अपनी स्किल्स को होन करने का, और कितनी इंपॉर्टेंट होती है इवेंचुअली एक जॉब लैंड अप करने में। और आपके जीवन में ये सारी चीज़ें कैसे साल दर साल आपको प्रेरित करती रही? आपने डर की बात की, तुलसीदास जी ने कहा है भय बिन होत न प्रीत। तो थोड़ा भय अच्छा है प्रीत होने के लिए। गणित में इंटरेस्ट होना इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपके टीचर, आपके अध्यापक कैसे हैं, वो कितना इंटरेस्टिंग बनाते हैं उस विषय को। बहरहाल मैं आईआईटी के 4 साल जीवन के शायद सारे ही मित्र मेरे जो वहाँ गए हैं, जब वहाँ पे पढ़े हैं, वो अलग अलग मुकाम पे अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन सब यही कहते हैं हमारे जीवन के सबसे बढ़िया 4 साल थे। हमने क्यों क्यूरिकुलर चीजें ज्यादा की, मैं अपना कह सकता हूँ। पहली कंपनी या पहला वेंचर जो स्टार्ट किया, वो लोगों ने बीन बैग्स बनाते थे जी। और शुरुआत ऐसी हुई, वहां जैसे ही गए लगा अरे बहुत सारे बड़े बड़े लोग, विक्टर मेंजिस, रजत गुप्ता, अरुण सरीन, ये इतना नाम कमाया इनने। तो हम भी मिडिल क्लास से आए, छोटे से शहर से आए, लेकिन हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो पहली बार सोच लिया वहां आते कि भाई एंटरप्रेन्योर बनना है। जी। क्या करें एंटरप्रेन्योरशिप में? तो कुछ एलुमनाई आते थे वहां पे और अपना अपना अनुभव बांटते थे छात्रों के साथ। तो एक आए, उन्हें मुझे काफी आकर्षित किया। तो उनका फंडा बोलते हैं आईआईटी कि जो भी पैटेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं और भारत उन चीजों को अभी भी इंपोर्ट कर रहा है, उन चीजों को रिवर्स इंजीनियर करके देश में ही प्रोड्यूस करें, सिंपल। तो हमने देखा कि भाई रिएक्टर्स में न्यूमेटिक वॉल्स, प्रेशर वॉल्स होते हैं कुछ, वो भारत तब भी इंपोर्ट कर रहा था। तो हम वो
न्यूमेटिक वॉल्स शायद बना सकते हैं। तो हम लोगों ने, मैं और एक मेरा मित्र था, हमने एक बहुत ही गंदा सा बिजनेस प्लान बनाया। जितनी समझ थी, 18 साल के थे, जी और हम पुणे पहुंच गए उस एलुमनस के यहाँ। तो उन्होंने कहा भाई क्या करना चाहते हो। हमने रेवड़ी खाई वहां सबसे पहले तो, कैडबरी के डब्बे में। तो फिर उनने कहा देखो ये मार्केटिंग होती है। तो सबसे पहला हर हर उसमें मुकाम में ज्ञान मिला। तो जी उन्होंने कहा क्या करोगे बच्चों। उन्होंने कहा न्यूमेटिक बॉल्स बनाएंगे। तो वो हंसे नहीं, मतलब अंदर से तो शायद गुदगुदा के हंस रहे होंगे, लेकिन उनने इधर उधर देखा, वहां पे एक बीन बैग रखा था, तो बोले चलो पहले किसी आसान चीज से शुरुआत करते हैं। उन्होंने एक कैंची दी, एक मेजरिंग टेप दी, और गाड़ी की चाबी थी। बोला जाओ बाहर पता करो ये कितने में बनाओगे। तो हमने वो काट दिया पूरा बीन बैग, मेजरमेंट्स लिए। ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला कोर्स कर ही रहे थे, तो सारी कोशिश की उसको जितना ओवर कॉम्प्लिकेट कर सकते थे बीन बैग की, वो सब किया। और फिर वापस जी आके कहा कि 400 रुपए में बना देंगे। टेलर पकड़ लिया, स्टाइरोफोम की गोलियां ये वो। तो उन्होंने कहा अब जाओ मॉल में और पता करो कितने में बिकता है ये। जी 6,000 से 9,000 रुपए में। जी यही यही 400 से 500 की बनाई जी जी उस अर्ली वक्त। 2000 की बात हो रही है उस वक्त। जी जी आई हाँ, रिमेम्बर। 6,000 से 9,000 रुपए में। तो उन्होंने कहा अभी न्यूमेटिक बॉल बनाने या बीन बैग बनाओगे। हमने कहा बीन बैग बनाते हैं। तो उनने पहले 10 बीन बैग्स का ऑर्डर दिया हमें, जी और कहा मैं तुम्हें 2,000 दूंगा पर बीन बैग। 20,000 जी रुपए दिए। जी और बोला, और दूसरा ज्ञान ये दिया, अपना जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो कभी कस्टमर के सामने खोलना नहीं चाहिए। जी अब आपने खोल दिया तो देखिए बहुत लोगों से प्रेरणा मिल अब जाएगी। 2,000 ही मिले। जी तो फिर लेमिंगटन रोड से मटेरियल लाते थे मुंबई में, घाट कोपर में टेलर पकड़ा, जो रेजिन है विक्रोली में कहीं से लाते थे। और पूरा जो बॉक्स रूम था हॉस्टल का वो बीन बैग से भरा था। जो जी दूध वाले का टेम्पो आता था हॉस्टल में, हम्म, उसको मनाकर हमने वो टेम्पो लिया और फिर साउथ बॉम्बे जाके बीन बैग बेचते थे। और वहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया, वहां पे आप घंटी बजाते तो कुछ लोग दरवाजा नहीं खोलते थे, जो खोलते थे उन्हें इससे मतलब नहीं था कि आपके दिमाग के अंदर क्या है, आप कहाँ पढ़ते हैं। जी वहां पे सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि आप अपने बीन बैग को की जो वैल्यू है उसको कैसे कम्युनिकेट कर सकते थे। जी तो यही काम किया। ये पहला वेंचर था। दूसरा वेंचर भी शुरू किया एक दोस्त के साथ, जिसके साथ मैंने इनोप्लेक्सस शुरू की, गौरव त्रिपाठी जी, बनारस से हैं वो। तो हमारा फंडा था कि जो बीटेक प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कोई टाइम इन्वेस्ट नहीं करता है, सब वेट करते हैं ठप्पा लगे पासपोर्ट पे और भारत छोड़ के भाग जाए। हम्म, ये एक कटु सत्य है। जी और यह मैं व्यथित करता था, पर मैं खुद आ गया। गौरव अभी भी भारत में है, तो मैं खुद निकल गया भारत से। तो हमने सोचा कि हम एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पे आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बीटीपी के लिए टॉपिक्स गवर्नमेंट, भारत सरकार के जो प्रतिनिधि हैं या राज्य सरकारों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे। मतलब क्राउड सोर्सिंग होगी आइडियाज की। और हम फिर ऐसे बीटेक प्रोजेक्ट्स करेंगे जो भारत को आगे बढ़ाएं, जहां हम माँ जी भारती की थोड़ी बहुत सेवा कर सकें। उसके लिए जो पहली स्टेप है वो है आईपी ट्रांसपेरेंट करना, कि भाई आईआईटी ये आईआईटी वो, जो आईपी है बीटीपी की वो तो पहले खुला रखें ताकि दुनिया को देखे, हम खुद देख सकें भाई कितनी आईपी हम वाकई प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें सीड मनी मिला शायद 60-65 लाख उस वक्त। आईएम अहमदाबाद के एक बहुत ही महान प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर गुप्ता, उनने सहायता की हमारी। और उसके बाद पहला जो टिकट हमने लिया उस पैसे से, वो लिया दिल्ली का। कभी प्लेन में नहीं बैठे थे उससे पहले। लेकिन त्रिपाठी जी ने बोला हमें दिल्ली जाना है, तो गए दौड़ के। और बहुत थ्री इडियट्स ऐसी स्टोरी थी, जैसे प्लेन में घुसे, 10,000 का टिकट था, मुझे महीने के 1,200 रुपए मिलते थे, तो 10,000 वॉज अ बिग डील एट दैट टाइम। तो दौड़ के लेट हो रहे थे ट्रैफिक में, जैसे तैसे प्लेन में घुसे। प्लेन में मैंने गौरव से पूछा भाई दिल्ली में एजेंडा क्या है। आईआईटी दिल्ली जाना था, वहां मिलना था लोगों से, पर मेन एजेंडा, बोला डॉक्टर कलाम से मिलेंगे। तो
मैंने कहा बहुत अच्छा, अपॉइंटमेंट लिया है आपने? बोला अपॉइंटमेंट क्यों लेना है? उनने कहा है बहुत सारे पब्लिक फोरम्स में कि वो यूथ के साथ हैं और अगर आप भारत की सेवा करना चाहते हैं तो उनकी गाइडेंस, वो हमेशा हमारे लिए तत्पर है। मैंने कहा भाई वो टीवी में उनने कहा है, अपॉइंटमेंट तो लेना होगा। ने बोला नहीं नहीं, टीवी में बोला है। हम दोनों पहुंच गए राष्ट्रपति भवन, और वहां पे गांधी जी, उनके असिस्टेंट थे श्री कोटा गांधी जी, वो आए। उनने कहा बच्चों तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो ये वो, पर ये राष्ट्रपति भवन है, यहाँ का प्रोटोकॉल होता है। फिर रोना धोना स्टार्ट किया कि भाई हमने ये सोचा वो सोचा। अंततः श्री कलाम जी, डॉक्टर कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ही एक्चुअली केम एंड ही टुक टाइम फॉर अस। तो इससे फिर सीखने को मिला, आप जो सोच लें। और अभी इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सारे दोस्तों में जिनको मैं जानता हूँ सभी पागल लोग हैं। अगर हमें कल कहेंगे कि मार्स पे कुछ भेजना है, रॉकेट भेजना है, तो हमें पता है हम पढ़ा के रात भर एक करके, दिन एक करके हम पहुंचा देंगे। वी कैन डू एनीथिंग। और मुझे लगता है ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है किसी भी चीज के लिए। तो ये आईआईटी में सीखा। और लिखना पढ़ना, मैंने आपको पहले ही बताया, अखबार शुरू किए, साहित्य संध्या, ड्रामेटिक्स, थिएटर, मिमिक्री, मैंने आरजे गिरी भी की है, एक रेडियो स्टेशन हीरा नंदानी में गए, वहां पे ऑडिशंस चल रहे थे, तो वहां अगर बोल देते कि आईआईटी में पढ़ाई करते हैं तो भगा देते पहले ही, क्योंकि ऐसी इमेज थी कि नर्ड्स हैं। तो ने कहा मैं सेंट जेवियर्स में पढ़ता हूँ तो 3 महीने वो भी किया। काफी काफी कुछ सीखने को मिला। और मित्रों से जो वहां पढ़ते थे, उनके आइडियाज, एक ने चायोस शुरू किया, एक जूनियर है नितिन, क्योंकि उनको चाय की वैरायटी, कहीं अपने जाते आप थे में तो बहुत अच्छी चाय, ब्रांड है चायोस जी, चाय और हाँ नाश्ता बहुत अच्छा जी जी, एब्सोल्युट। हाँ, ये ओला शुरू किया है कुछ जूनियर्स ने। बहुत अमेजिंग दोस्त रहे हैं, बहुत ही अच्छे। एक सूरज है, उसने सहारन, उसने भी लॉजिस्टिक्स में स्टार्टअप डाला है। तो उन इन्हीं सब लोगों से, इन्हीं सब मित्रों से सीखा है मैंने सब कुछ, जो भी बचपन के मित्र और आईआईटी के 4 साल। इतनी बढ़िया आपने बातें बताई, और मैं दर्शकों को बता भी दूं जो भी इसको बाद में सुनेंगे जब हमें सीरियल अपलोड करेंगे। देखिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जब मैंने टर्म इस्तेमाल किया, और गुंजन जी ने जो उसकी इतनी सुंदर व्याख्या की, को करिकुलर का सिर्फ ये मतलब नहीं जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप आरजे बन सकते हैं, आप बीन बैग बना के बेच सकते हैं। आप में वो ऑन्टरप्रेन्योरियल स्ट्रीक होनी चाहिए, मतलब जो कहते हैं ना किसी चीज़ को करने की इच्छा। और जैसे कि इतना सुंदर आपने वर्णन किया कि आप और आपके सभी दोस्त अगर मन बना लें और ठान लें तो ये काम हो सकता है। क्योंकि देखिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन में इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, लिटरली। वो तो आपकी जो ब्रांड एडिडास वो भी ये कहती है, जर्मन बेस्ड जो है। और इस सब की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जो इंसानी हकीकत है, हम लोग की जो सोच है वो हमें आसमान तक ले जा सकती है। इसके बीच आपने बहुत अच्छी डॉक्टर कलाम साहब का भी व्याख्या की, कैसे उन्होंने जो अपनी प्रॉमिस थी यूथ के प्रति, जो उनका रुझान था, उन्होंने भी वो सच रखा। आप राष्ट्रपति भवन गए, उनसे मुलाकात की, और किस तरह आपने अपने सपनों को पंख दिए, ये तो मैं समझता हूँ कि काबिल तारीफ़। और इस चीज़ का मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। अब आ जाते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे, बिफोर यू आर एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप तो आप कर रहे थे, और आपने बीच में अपने पहले मेंटर का नाम लिया मेरे ख्याल से जब आपने EY ज्वाइन की, क्योंकि आपने 2 बड़ी कंसल्टेंसी फर्म बीच में ज्वाइन की थी, आई थिंक बिफोर, एंड यू कैन प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जब आपने 2 MBAs भी किए उसके बाद, और उसके बाद आपने अपना डॉक्टरेट भी किया। लेकिन पहले मैं आपकी यात्रा पे आना चाहूँगा, जो आपने EY और BCG की क्या क्या आपको सीखने को मिला एज अ यंग ग्रेजुएट, और नए बच्चों के लिए जो चाहे IT से ग्रेजुएट कर रहे हो या बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट कर रहे हो, उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे हिंदुस्तान में किसी भी माता पिता की महत्वाकांक्षाएं होती हैं अपने बच्चों को लेकर, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इतना पैसा, इतनी मेहनत करके, खून पसीने की कमाई करके लोग फ़ीस देते हैं कॉलेजेस की, और कॉलेजेस भी पूरे पूरे कोई कमी नहीं छोड़ते हैं अपने आप को पब्लिसाइज़ करने में कि भाई आपको पैकेज फलाना दिला देंगे या ये कर देंगे, पर ज़मीनी हकीकत से काफ़ी दूर है। तो उन बच्चों के लिए, और जो आपका जीवन रहा E&Y के एक्सपीरियंस को और BCG के एक्सपीरियंस को, उसको प्लीज़ साझा करें, और भैया बच्चों को भी बताएं थोड़ा मार्गदर्शन करते हुए कि उनको कैसे अपना करियर फ्रेम करना चाहिए, या तो IIT के बाद या किसी बिजनेस स्कूल के बाद। जी, सबसे पहली मैं EY और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में कार्यरत रहा। मेरा जो करियर है उसकी शुरुआत काफी रोचक थी। मैं यूनिवर्सिटी में था और
मैं 16 कोर्सेज लेके बैठा था पहले सेमेस्टर में। जर्मनी में भारत में जैसा जुनून है, ये जुनून मुझे चीन में दिखता है, भारत में दिखता है, साउथ कोरिया में, इजराइल में ये जुनून दिखता है। ये जुनून यूरोप में इतना नहीं है। कुछ लोग बहुत जुनूनी है, पर यहाँ पे सबका एक लाइफ स्टैंडर्ड सबको मिल गया है, और शायद यही सबसे बड़ा चैलेंज है जर्मनी के लिए, यूरोप के लिए, वो जुनून वापस लाना और भूख वापस लाना। तो मेरे जो डायरेक्टर साहब थे उस एमबीए प्रोग्राम के, उनको डर लगता था कि बर्नआउट हो जाएगा, ये वो 3 घंटे सोता है, मैं अभी भी 3, साढ़े 3, 4 घंटे सोता हूँ। बर्नआउट उन लोगों को होता है जिनको काम आफत लगती है, जो प्यार करते हैं, जो जुनूनी होते हैं, उनको बर्नआउट नहीं हो सकता, हम जल नहीं सकते। सदगुरु जी ने एक बहुत ही प्यारी बात की थी, फॉलिंग इन लव। तो आप गिर कैसे सकते हो किसी अच्छी चीज में? उन्होंने बोला भक्ति और प्रेम इज लाइक फॉलिंग इन अ बॉटमलेस पिट। अगर बॉटमलेस होगा तो आपको कुछ नहीं होगा, तो मजा आएगा आपको। जैसे स्काई डाइविंग करते हैं, जब आप गिरते हैं, बहते हैं हवा में, तो जब तक आप नीचे नहीं देखते आपको काफी आनंद आता है, जब नीचे देखते हैं तब पैराशूट की याद आती है। तो सीखना, जुनून, कुछ करने की चाहत, कुछ सीखने की, इट्स लाइक फॉलिंग इन अ बॉटमलेस पिट। और तो मुझे बर्नआउट का डर नहीं था, फिर भी मैं बोलता था कि भाई मुझे कुछ और कूल करना है, कुछ इंटरेस्टिंग करना है। तो वहाँ एक प्रोफेसर थे जो टैक्स एडवाइजर थे, वो ईवाई में पार्टनर भी थे। तो मैं वो पढ़ा रहे थे, उनके रूम के बाहर खड़ा उनका वेट करता था, क्योंकि उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता था। वो आए बाहर, बोले हाँ बोलिए आप क्या करना चाहते हैं? बोला मुझे कुछ कूल करना है, कुछ ऐसा जो मैंने किया नहीं है अभी तक। तो बोले जर्मन आती है आपको? मैंने बोला नहीं। और बोला कभी टैक्सेशन, लॉ, इससे कुछ पाला पड़ा है आपका? मैंने बोला नहीं, मैं तो इंजीनियर हूँ। तो बोला चलो तुम जर्मन टैक्स लॉज में इंटर्नशिप करना, ये कूल होगा तुम्हारे लिए। तो 30 लोगों की उनकी टीम थी, और उन्होंने कहा कोई भी इसके साथ में इंग्लिश में बात नहीं करेगा, इसको कुछ समझ नहीं आएगा तो ये इंग्लिश में पूछ सकते हैं, लेकिन उत्तर हमेशा जर्मन भाषा में होगा। मैंने आज तक कोई जर्मन लैंग्वेज कोर्स नहीं किया है, मैं जितनी भी जर्मन बोलता हूँ थोड़ी बहुत ठीक ठाक बोलता हूँ, मुझे लगता है वो सारी जर्मन मैंने उस इंटर्नशिप से सीखी है। तो पहले दिन मुझे कोई आर्टिकल 5 डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जर्मनी चाइना का पकड़ा दिया गया। एक जर्मन कंपनी थी चाइना में, एक सब्सिडरी थी, बोला बताओ इसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश होती है या नहीं होती है। सब जर्मन में, मुझे ना तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पता था, ना ये पता था डीटीए होता क्या है, जर्मन टैक्स लॉज में कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स कहाँ हैं, कौन से लॉ में, और आपको शायद ऐसा लोग बोलते हैं कि मंदती है, या वास्तविक रूप से पता नहीं कि 80% टेक्स्ट लिटरेचर दुनिया में जर्मन भाषा में है। तो किताबें, पोथियां भरी पड़ी हैं। तो वैसे मैंने सीखा, एंड आई टुक इट, एंड 3 महीने में मैं टैक्स डिक्लेरेशन करने लगा, जर्मन में बात करने लगा। मेरी प्रोग्रेस वहीं से शुरू हुई। फिर एक जगह एक कॉन्फ्रेंस में गया, कैम्ब्रिज में CSR पे कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां हमने एक पेपर प्रेजेंट किया। तो वहां पे 1-2 लोग आए, बोले क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? उनका एनजीओ था और नॉट फॉर प्रॉफिट था। अमर्त्य सेन जी का जो कैपेबिलिटी कॉन्सेप्ट है, इंस्ट्रूमेंटल फ्रीडम्स वाला, उससे CSR का बिजनेस केस कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में कार्य करते हैं, कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, लेकिन उससे कम्युनिटी में कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए। वो इम्पैक्ट आप कैसे मेजर कर सकते हैं? तो आपको पता होगा अमर्त्य सेन जी का जो काम है, उसी को यूनाइटेड नेशंस ने, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, HDIs हैं, और यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो उससे जो भी प्रोजेक्ट्स हम करेंगे, उससे जो इंस्ट्रूमेंटल फ्रीडम्स हैं जो प्रोफेसर सेन ने डिफाइन किए, उससे, तो वो मैंने प्रेजेंट किया था एक प्रोफेसर मित्र के साथ।
तो हमें प्रोजेक्ट्स आए, मैं वापस आया, मैंने कहा मैं तो एक इंटर्न हूँ, वो भी टैक्स एडवाइजरी में, और वो लोग मेरे साथ प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। तो मेरे जो गुरु थे प्रोफेसर शार्न, उन्होंने कहा चलो सीईओ को फोन करते हैं। तो हमने जो जर्मनी के ईवाई के सीईओ थे उन्हें कॉल घुमाया, बोला ये जो मेरा इंडियन इंटर्न है गुंजन, इसको प्रोजेक्ट मिले हैं लेकिन ये इंटर्न है, कहाँ पे उसको कौन से प्रॉफिट सेंटर में लाना है। तो तब ईवाई शुरू कर रही थी एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी सर्विसेज सर्विस लाइन जर्मनी में। तो उन्होंने मुझे उन पार्टनर के साथ कनेक्ट किया और बोला चलो बिजनेस लाइन शुरू करो। सो आई गॉट इन्वॉल्व इन बिल्डिंग दैट बिजनेस केस। ऐसे ही फिर एक थिंक टैंक बनाने का आइडिया आया, ग्लोबल बिजनेस परफॉर्मेंस थिंक टैंक। तो हमारे पास करीबन 2800 प्रोफेसर्स थे हमारी सर्विस लाइन से रिलेटेड काम, जो पूरी दुनिया में कर रहे थे। तो मैंने कहा अपने मेंटर से कि हम हर देश में, ईवाई 134 देशों में, हर देश में एक ब्राइट भूखा जुनूनी इंसान ले जो इस ओपन इकोसिस्टम को फ्लरिश करने में हमारी हेल्प करे, जो एक्सटर्नल बिजनेस स्कूल्स हैं जहाँ पे रिसर्च हो रही है, और उनके साथ वी लुक एट सम इंटरेस्टिंग थीम्स। तो हमने वो थिंक टैंक बनाया। फिर मैं यहाँ पे इंडियन था, इंडियन कंपनीज यहाँ आना चाहती थी, काफी वो कुछ चल रहा था, तो हमने एक इंडिया कॉम्पिटेंस सेंटर सेटअप किया जर्मनी में। फिर वो इमेया में रोल आउट हुआ। तो काफी एंटरप्रेन्योरल काम ईवाई में भी करने को मिला। और फिर बीसीजी में मार्टिन रीव्स जी हैं, मेंटर हैं, ब्रूस एंडरसन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं। उनके साथ में ऑन्टोलॉजीज पे और जो मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक्स थे उस पे काम करने का मौका मिला। मैंने अपने पूरे करियर में कभी अपनी सैलरी नेगोशिएट नहीं की है। ईवाई में जब मेरी ईयरली परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग्स होती थी, तो ईवाई में 1 से 5 तक की रेटिंग्स होती थी। और ऐसा जर्मनी में बोलते थे कि 5 केवल जीसस क्राइस्ट को मिलता है, जो पानी पे चल सकता है उस इंसान को। तो मेरा यही ध्येय होता था कि मुझे 5 की रेटिंग मिलनी है हर साल। और वो बोलते थे बोनस बोनस, मतलब उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। तो मेरे बॉस थे, वो भी बोलते थे उससे तो तुझे वैसे भी मतलब नहीं है। और ये ध्येय मेरा अभी तक है और हमेशा रहेगा। मेरे जो अभी बिजनेस पार्टनर हैं वो बोलते हैं और वो सिखाते हैं, जो इन्वेस्टर भी हमारे ग्रुप में, कि यू नेवर चेज मनी, you chase value and impact. Money happens to you. So जो भी युवा है भारत में, मेरी प्रार्थना यही है, और मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि वो जो भूख है उसको जगाए रखें। सैलरी, पैकेज, ये सब दिस विल फॉलो, पर अगर पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा आपसे दूर भागेगा। या वही जो अरुण सरीन जी ने एक बार कहा था एक पैन आईटी इवेंट में, कि भारतीयों के साथ समस्या यह है कि एक लेवल पे जाके वो अटक जाते हैं, तो बोलते हैं दाल चावल बीवी बच्चे, वहीं पे उनकी जिंदगी का पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आ जाता है, क्योंकि वो चेज ही उतना करते हैं। आप अगर केवल भाई $2 लाख, $3 लाख, जो भी पॉसिबिलिटी फ्रंट साल का, उसको अपना पॉसिबिलिटी फ्रंटियर मान के चलेंगे, क्योंकि आपने पैसे को अपना ध्येय बनाया हुआ है, तो आप क्या दुनिया में लाएंगे? आप वही दाल चावल खाएंगे, शाम को बच्चे होंगे, बीवी होगी, और फिर एक दिन आपका टिकट कट जाएगा और आप दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। और आप पूछेंगे अपने आप से कि भाई मैंने इस दुनिया को कितना आगे बढ़ाया, तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। अपने वंश को बढ़ाया आगे, पर दुनिया में आपका कोई इम्पैक्ट शायद नहीं रहा। तो ये ध्येय होना चाहिए, और यही मैंने सीखा है अपने मेंटर्स से, अभी भी यही है। पिछले साल इनोप्लेक्सस को बाय आउट करना था 2015 में से बहुत बार, पर वो ध्येय है ही नहीं। ध्येय है, जो मेरे मेंटर थे उनको कैंसर हुआ था। एक दिन उन्होंने मुझे कॉल करके कहा, तो मैंने उन्हें देखा हॉस्पिटल में, कीमो मिल रही है उन्हें, पूरी फैमिली। जब आप किसी को
बड़ा भाई मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनको ऐसे हेल्पलेस आप देखते हैं तो आप बहुत विचलित होते हैं, और हमारे सबके साथ ऐसा जीवन में होता है। तो मैंने उस दिन ये सोचा था कि ये जो होपलेसनेस है दुनिया में, कि आपको पता नहीं है आपके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, एक्सपर्ट्स कहाँ हैं, आप जिएंगे या नहीं जिएंगे, क्या आपको जो मिल रहा है वो बेस्ट मिल रहा है, ये होपलेसनेस जानी चाहिए दुनिया से। और मैं टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, लेवरेज करूंगा इस होपलेसनेस को खत्म करने के लिए। तो इसी ध्येय के साथ इनोप्लेक्सिस चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन। मैं अभी इनोप्लेक्सिस की जर्नी पे आने ही वाला था, आपने बताया आपके मेंटर ने। और मैं समझता हूँ कैंसर कॉइन जो दूसरी कंपनी के भी आप फाउंडर हैं, वो भी शायद कहीं ना कहीं इसी धारा से जुड़ी होगी। आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई बॉटमलेस पिट की, कि किस तरह अगर आप किसी को भी चीज़ को चाहें या कुछ करें, उसमें फॉलिंग नहीं हो सकती। क्योंकि मुझे किसी और ऐसे ही बुद्धिजीवी इंसान ने बोला कि समटाइम्स you may think that you're falling, but it may actually be flying. So falling may feel like falling. Falling may feel like flying, and that is when you actually love something and you want to give it your all. इतनी आपने बढ़िया बात है कि अब आते हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पे। आपने इनोप्लेक्सिस की बात की, आपने ये बात बताई किस जुनूनियत से आप इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और बढ़ाने का ध्येय सिर्फ रोटी कपड़ा मकान का नहीं है, बनाने का उद्देश्य ये भी है कि समाज में बदलाव लाया जाए सकारात्मकता से। और जो भी हमारे पास हमारे एसेट्स हमको अवेलेबल हैं इस मनुष्य योनि में, अगर मैं इसको ऐसा कह सकूं। और आपने ये निवेदन भी किया हमारे ऑडियंस से कि भाई सिर्फ रोटी कपड़े मकान की जद्दोजहद में ना रहें। अगर आपके माता पिता इस काबिल हैं कि आपको एक अच्छी शिक्षा दी गई है, आपको अच्छे कॉलेज में भेजा गया, तो उसके बाद समाज के हित में ज़रूर कुछ ना कुछ कार्य करें। तो आइए ज़रा मैं आपका इनोप्लेक्सिस जो कंपनी आपने की, जिसको हम फार्मेसी, मतलब गूगल ऑफ फार्मेसी भी कहा जाता है, उसको मैंने कुछ जगह पढ़ा, एंड डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इसके बारे में कुछ बताएं कि यस योर इंस्पिरेशन केम फ्रॉम ए मेंटर एंड व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग विद कैंसर। हम लोग की बहुत लोगों के जीवन में हमने अपने परिजनों को या अपने साथ में ऐसे कई करीबी लोगों को कैंसर से हारते हुए देखा है। और मैं आपकी इस मुहिम का वाकई शुक्रगुजार हूँ जो आप कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं इनोप्लेक्सिस जो कंपनी है वो क्या करती है, क्या क्या काम है उसके, फार्मा इंडस्ट्री में किस तरीके का आप चेंज ला रहे हैं, और उसके बाद मैं आपसे थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंसेस के बारे में विचार विमर्श करूँगा। जी जरूर। सो इनोप्लेक्सिस करीबन 5 साल हमने काफी एक्सपेरिमेंटेशन किया 2010 से 15 के बीच, और 15 में एस्टेब्लिश की। सवाल थे कि भाई किसी को कोई स्पेसिफिक तरह का कैंसर होता है, तो उस कैंसर टाइप और डिजीज स्टेट है, मान लो स्टेज 2 है, स्टेज 3 मेटास्टाइज नहीं हुआ है, जो भी ग्रेड है ट्यूमर की, उसका एक्सपर्ट कौन है? हर ऑन्कोलॉजिस्ट हर कैंसर टाइप में एक्सपर्टीज नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबल है। 500 से ऊपर कैंसर टाइप्स हैं जी। ऑल्टरनेटिव्स क्या है? एक ने बोला रिसेक्ट कर दो, ऑपरेट कर दो, फिर कीमो कर दो, ये टारगेटेड थेरेपी है। दूसरा बोला कुछ और गाइडलाइंस हैं, पर ऑल्टरनेटिव्स क्या है? ये सवाल थे। और मैं जर्मन कैंसर सोसाइटी के प्रेसिडेंट के पास गया, वो अभी भी प्रेसिडेंट है, और काफी अपने मेंटर्स और जो दोस्त इंडस्ट्री में, और उन सब ने कहा गुंजन केवल ये 2-3 सवाल नहीं है, और अनगिनत सवाल हैं जिनके उत्तर नहीं मिल सकते, क्योंकि जो मेडिकल नॉलेज है वो हर 73 दिन में डबल हो जा रही है। इतने सारे पब्लिकेशन आ रहे हैं दुनिया में, इतनी सारी स्टडीज हो रही हैं, और ये नामुमकिन है किसी एक इंसान के लिए कि वो सब कुछ पढ़ के इन सवालों का जवाब दे सके। तो जब आप भारत से आते हैं, और इस पे कुछ मैंने पेपर्स भी देखे हैं, तो आप इंस्टिंक्टिवली सोचते हैं कि अगर मान लीजिए डेटा के पहाड़ हैं जो डबल हो रहे हैं जल्दी, डबलिंग टाइम 73 दिन है, तो मैं 1000 लोग इंडिया में 2000 10,000 हायर करूंगा, वो सारा डेटा पढ़ेंगे, एनोटेट करेंगे, और फिर मैं उस डेटा को एनालाइज कर सकता हूँ। पर जब मैंने रियलिटी चेक किया, और काफी लोगों ने ऐसी कोशिश भी की ना, थॉमसन रॉयटर्स में, साइंस में, बायोबेस, बहुत सारी कंपनीज थी जो इंडिया में पीएचडीज हैं, और जो काफी अच्छे लोग हैं, वो सब वो डेटा एनालाइज करते हैं, और उससे कोशिश करते हैं। क्या वो नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी लेवरेज करनी होगी, क्योंकि डेटा डबल होता जाएगा 73 दिन में, मतलब एक साल में 32 गुना। तो आप 32 गुना लोग हर साल नहीं हायर कर सकते।
लेवरेज कर सकते हैं, और दिस इज नॉट सस्टेनेबल। तो एआई में देखा, एआई में दो तरह के स्कूल थे। एक था वॉटसन स्कूल। वॉटसन बोलते हैं, आईबीएम वॉटसन स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आप जो भी डेटा है उसको एनएलपी से, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग से एनालाइज करिए, बहुत सारी कंप्यूटेशनल पावर डालिए और आप दुनिया में कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जी। जो सही बात नहीं है। जैसे आप लीगल प्रोफेशन से, मुझे यकीन है आप अगर आप कुछ बोलेंगे धारा ये और वो, तो दूसरा लॉयर इमीडिएटली समझ जाएगा किस बारे में आप बात कर रहे हैं। जो नॉर्मल इंसान है उनको समझ नहीं आएगा क्या, कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं। जो टैक्स एडवाइजर्स हैं उनकी भी अपनी एक अलग भाषा है। जैसे मैंने कहा कि सेक्शन 8B कॉर्पोरेट टैक्सेशन एक्ट जर्मनी में, दैट रिलेट्स टू जर्मन में जो डिविडेंड्स के रूप में आप पैसा चुपचाप शेयर होल्डर्स को देते हैं, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग अलग सेक्शंस हैं, यूरोपियन कमीशन के सर्कुलर्स हैं। तो जब वो आप बात करते हैं तो जो टैक्स एडवाइजर्स हैं उनको इमीडिएटली समझ आता है कि सिनोनिम्स होमोनिम्स का अर्थ क्या है। ऐसे ही मेडिसिन की भी अपनी भाषा है। EGFR एक प्रोटीन हो सकता है, एक जीन हो सकता है, एक बायोमार्कर हो सकता है, एक टारगेट हो सकता है, ह्यूमन किडनीज की फिल्ट्रेशन रेट हो सकता है, एस्टिमेटेड ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो आप जब तक मेडिसिन की भाषा को एक एआई को नहीं समझाएंगे, ट्रेन नहीं करेंगे, वो एआई जो भी आउटपुट देगी वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा। मतलब एआई को एक डोमेन की भाषा समझाना बहुत आवश्यक है। सिमेंटिक इंटेलिजेंस इज की टू एआई। जो दूसरा स्कूल है एक्सेंशिया, बहुत सारी दूसरी एआई कंपनीज जो इसमें काम कर रही थी, वो लोग प्रैग्मेटिस्ट हैं। वो बोलते हैं कि हम पूरी दुनिया के सवाल नहीं सॉल्व कर सकते, हम एक छोटा सा एरिया पकड़ते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। एक डिजीज पार्किंसंस पकड़ा और उस पर सारा डेटा इकट्ठा करके ग्राफ ढूंढ के पता करने की कोशिश करते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसमें दो चैलेंजेस हैं। पहला, बायोलॉजी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि पार्किंसन हुआ तो सर काट के अलग रख दिया और बोला कि वो जो प्राइमरी टारगेट्स हैं सिर में उसी को एनालाइज करेंगे। एक टारगेट गट में हो सकता है दैट इम्पैक्ट्स अ डिजीज इन द ब्रेन। तो हमने जब इनोप्लेक्स स्टार्ट की, इन दो स्कूल्स की कमियों से सीखा और कहा हमें एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म बनाना है जो स्केलेबल हो। तो जब एक नई फार्मास्यूटिकल कंपनी बनेगी या एक बायोटेक कंपनी बनेगी, वो किसी बिल्डिंग में नहीं बनेगी, वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बनेगी। क्योंकि सारा डेटा, सारे डिसीजंस डेटा ड्रिवन है। लैब में आप टेस्ट करोगे, आइट्रेशंस करोगे, पर वो सब बाद में होगा। पहले तो आपको जो भी एविडेंस है उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस बनाने हैं जो आप वैलिडेट कर सके। तो इनोप्लेक्सस ऐसा ही एक एआई प्लेटफॉर्म है। हम सारा डेटा जो पब्लिश्ड है उसको स्ट्रक्चर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपनी एआई को ट्रेन करते हैं। और जो प्रोप्राइटरी डेटा है उसमें जो अमेरिकन या चाइनीज अप्रोच है वो है डेटा पूल्स बनाने की, कि हम दिन दहाड़े चोरी करें डेटा की। पेशेंट्स डेटा है, हॉस्पिटल से लें, उससे अपनी एआई ट्रेन करें और किसी बिग फार्मा को 3 बिलियन में बेच दें, और जो बेचारे पेशेंट्स हैं जिनका वो डेटा है उनको अंडा मिले। और यूरोप में जीडीपीआर है, आप ऐसा डेटा किसी का चोरी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते। तो यूरोपियंस ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए और बोला भाई एआई हमारे बस की नहीं है, क्योंकि ऐसे लॉ बना दिए हैं डेटा प्रोटेक्शन के। तो भाई क्या करें, हम बस अपना डेटा समर्पित कर दें बड़ी बड़ी कंपनीज को, जैसे गूगल ने किया। डीप माइंड ने एनआईएच का डेटा लिया, गूगल ने डीप माइंड को एक्वायर किया, रातों रात डीप माइंड यूएस पहुंच गई यूके से। वो जो एनआईएच का डेटा है वो पेशेंट्स का डेटा है, उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए उसके लिए। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम इनोप्लेक्सस में एक ब्लॉकचेन को यूज करके टेक्नोलॉजी डेवलप की है। तो जो समरी है आपके डेटा की वो ब्लॉकचेन पे पब्लिश होती है। तो अगर आपका ईएमआर रिकॉर्ड है और आप ब्लॉकचेन पे पब्लिश करते हैं तो दुनिया में इम्यूटेबल टाइम रिकॉर्ड है, उस पर एक टाइम स्टैम्प है। तो कोई
बोल नहीं सकता कि ये डेटा आपका नहीं है, तो आपकी आईपी, आपके जो डेटा राइट्स हैं वो सिक्योर्ड है। और इसकी अगर मैं एक टेलीफोन डायरेक्टरी बना दूं, मान लीजिए मैं आज पैनक्रियाटिक कैंसर पे डेटा ढूंढ रहा हूँ, रियल वर्ल्ड डेटा, पेशेंट्स का डेटा, जो मेरी एआई को ट्रेन कर सकता है, मुझे पता है किसके पास है, फिर मैं उन्हीं लोगों से, उनकी सहमति से, उनके एक्सप्लिसिट अप्रूवल से वो डेटा लाइसेंस कर सकता हूँ और अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकता हूँ। ये डेटा एक्सचेंज इनोप्लेक्सिस बनाता है और डिफरेंट थेराप्यूटिक एरियाज। फिर ये सारा डेटा जो हमारी एआई में आता है, उसको एआई एनालाइज करती है और बायोटेक्स और फार्मास को हेल्प करती है ड्रग्स को एक्सेलरेटेड फैशन में पेशेंट्स के लिए जल्दी डेवलप करने। ये इनोप्लेक्सिस का काम है। हमारे करीबन 350 कोलीग्स हैं जिनके साथ हम सब मिलके प्रयत्नरत हैं। दुनिया में जर्मनी में हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ पे भारत में हम पुणे में हैं। हमारे करीबन 40 पैटेंट्स हैं एआई में, ब्लॉकचेन में, ड्रग डिस्कवरी में, करीबन 100 के ऊपर पैटेंट एप्लीकेशंस हैं। तो और हम दुनिया में सारी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ में काम करते हैं। तो बहुत बढ़िया आपने बात बताई किस तरीके से आप लोग तरक्की और एक मैं समझता हूँ ह्यूमैनिटी की तरफ जो उसको एक ह्यूमन अप्रोच को लेकर आप अग्रसर हो रहे हैं। दो तीन मेरे सवाल यहाँ पे छोटे छोटे आपके आते हैं, क्योंकि हर जगह कानूनी दावपेच का होना स्वाभाविक सी बात है। और जैसा आपने बताया कि जब भी कोई धारा या सेक्शन की बात होती है तो एक वकील का दिमाग जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिकली ज़रा दौड़ने ज़्यादा लगता है। आप जर्मनी में बेस्ड हैं, आपने बताया आप कुछ आप के ऑफिस इंडिया में भी हैं, पुणे वगैरह में आपने उनका जिक्र किया। दो बातें मैं आपसे समझना चाहता हूँ। एक, आपने जीडीपीआर की बात की जो कि यूरोप में वाकई एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग कानून है, उसकी पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कंपनीज उसको ड्रैकोनियन लॉ भी मानती हैं। और हमारे हिंदुस्तान में प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसी का जो एक कहते हैं क्लोन है वर्जन, उसको टेबल पार्लियामेंट ने किया तो है पर अभी तक वो आया नहीं है। तो मूल रूप से उसका क्या नफ़ा नुकसान आप देखते हैं, कितनी ज़रूरत है इंडिया को ऐसे लॉ की जो यूरोप में भी है, क्योंकि आपने उसको इतनी करीब से देखा, आप खुद जर्मनी में हैं अभी। दूसरा जो आप ने बात की कि डेटा लाना, किसी से प्रोक्योर करना, इसमें सिर्फ हॉस्पिटलों का हाथ है, फार्मा कंपनीज का हाथ है, या जो आपने बताया कि जो एंड है, जो बेचारा विक्टिम है, जो पेशेंट है, जो अस्पताल गया, जिसने अपना ब्लड टेस्ट कराया, बाकी उसने अपनी इन्फॉर्मेशन दी, उसको अपने हक के बारे में कैसे पता चलेगा? यहाँ तो कंपनियों की बात हुई क्योंकि कंपनियाँ आर ऑल पावरफुल, उनका तो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है। पर एक आम आदमी, एक आम हिंदुस्तानी अगर मैं कहूँ, जो अस्पताल जा रहा है, सरकारी अस्पताल जाता है, प्राइवेट अस्पताल जाता है, अपनी जमा पूंजी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसको मुआवजा कैसे मिले? तो ये मैं दोनों सवाल के जवाब आपसे समझना चाहता हूँ। ये जीडीपीआर एक जो ग्रुनरेcht बोलते हैं जर्मन भाषा में, हमारा फंडामेंटल जो राइट है, दैट राइट इज टुवर्ड्स डेटा। आई मुझे यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय में जो डिजिटल सदी है, इसमें जो डेटा का राइट है, जो भी डेटा मैं प्रोड्यूस करता हूं, उस डेटा पे फंडामेंट जो राइट है ओनरशिप का, यूसेज का, वो एक नागरिक के हाथ में होना चाहिए। ये दिस इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट इस डिजिटल सदी में, और जीडीपीआर उस फंडामेंटल राइट को इनेबल करता है। आप किसी का पर्सनल डेटा, सारा डेटा पर्सनल है, जो भी आप चलते हैं, खाते हैं, जो मेडिसिन लेते हैं, जो थेरेपी लेते हैं, जो इफेक्ट्स होते हैं, वो सारा डेटा कैसे यूज होना है, उसके लिए किन शर्तों पे यूज होना है, वो राइट एक सिटीजन के हाथ में होना चाहिए। मेरी इस सिलसिले में यहाँ पे एक मिनिस्टर साहब है, उनसे काफी इंटरेस्टिंग बहस हुई थी। उनका कहना था जो हेल्थ डेटा है, हेल्थ डेटा स्टेट के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि स्टेट हेल्थ केयर को सब्सिडाइज करता है। जर्मनी में काफी लोगों के लिए, मैंने बोला मैं प्राइवेटली इंश्योर्ड हूँ, पहली बात मेरा स्टेट मतलब करता है सब, जो लोग ज्यादा बीमार होते हैं। लेकिन अगर आप उसी आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाएं तो जर्मनी में सोशल सिक्योरिटी भी है। कुछ लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, उनको स्टेट स्पॉन्सर करता है। तो मैंने उन्हें कहा बहुत ही प्रोवोकेटिव तरीके से कि फिर तो उनके ऑर्गन्स भी स्टेट कैन रीप ऑफ।
बिकॉज दे, क्योंकि वो जीते ही स्टेट के सहारे हैं। तो ये तो मैंने कहा, ये तो बहुत ही कम्युनिस्ट और बेहुदा आर्ग्यूमेंट है। जो डेटा है सिटीजन का, वो डेटा मूलभूत रूप से सिटीजन के हाथ में होना चाहिए। सो जीडीपीआर इज enabling a fundamental human right in this digital century। और of course आप ऐसा कुछ लॉ बनाएंगे तो पेन होगा। अभी एक कंपनी बंद हो सकती है अगर आपने जीडीपीआर कंप्लायंट काम नहीं किया, तो इतने फाइन्स, इतनी पेनल्टीज हैं, पर कहीं तो किसी को शुरुआत करनी होगी। और यूरोप ने ये बहुत ही सही शुरुआत की है। और आप एआई भी ट्रेन कर सकते हैं जीडीपीआर कंप्लायंट होके। ब्लॉकचेन हमारा स्टैक है, हमारे पैटर्न्स हैं, हम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और भारत के लिए भी ये जरूरी है, बिकॉज इंडिया इज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। इट्स द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अगर इंडिया जीडीपीआर जैसा लॉ नहीं लाएगा तो कौन लाएगा? वी आर नॉट चाइना, वी डोंट वांट टू बी चाइना। हमें भारतीय मूल्यों के अनुसार एआई, टेक, डिजिटल आगे लाना चाहिए। अब बात रही कंपनीज एक्सप्लॉइट करती हैं डेटा, एक आम नागरिक है, उसके हाथ में पावर नहीं है। यही प्रयत्न हम कर रहे हैं ओंकोकॉइन से। जी। जितने भी बिजनेस मॉडल्स हैं जो पेशेंट्स पे फोकस्ड हैं, वो कभी काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो सर्विसेज। और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यूरोप में बैठे हैं और सब इंश्योर्ड है। इंडिया में ना तो इंश्योरेंस है और ना अफोर्डेबिलिटी है, सर्विसेज भी नहीं है काफी जगह पे। और हमारी सरकार काफी कार्य कर रही है, जो अभी हमारी मोदी सरकार है, ये मुझे कहना होगा, हेल्थ केयर में बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम्स में एक्सेट्रा। बट अगर हमें वो पावर पेशेंट के हाथ में देनी है, और ओंकोकॉइन का जो मैंने रेफरेंस दिया, हम बोल रहे हैं आप पैसे से अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप डेटा से अफोर्ड कर सकते हैं। किसी को ट्यूमर हुआ, ग्लियोब्लास्टोमा, पीनट हुआ, कोई और बीमारी हुई, उसकी सीक्वेंसिंग का जो डेटा है, वो एक इंडियन का हो, ब्राजीलियन का हो, ईस्टर्न यूरोपियन का हो, अमेरिकन का हो, वो इक्वली वैल्यूएबल है अगर अच्छी क्वालिटी से। तो अगर उस डेटा से हम एआई ट्रेन करके ड्रग डिस्कवरी को एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो हम उस डेटा को वी कैन असाइन अ वैल्यू, राइट, एंड वो वैल्यू ओंकोकॉइन असाइन करता है। तो आप फिर वो ओंकोकॉइन से आप सर्विसेज जैसे सेकंड ओपिनियन हुआ या दूसरी सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इज अगेन, दोबारा मैं कह रहा हूं पर ये बहुत आवश्यक है, वी नीड अ लॉ लाइक जीडीपीआर इन इंडिया। एग्जीक्यूशन जो है, उसकी गवर्नेंस है, वो तो फंडामेंटल चैलेंज है हमारे देश में। लॉज हैं, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट, उसकी गवर्नेंस कैसे इंश्योर करेंगे, उसकी डिलीवरी जुडिशियल सिस्टम की कैसे इंश्योर करेंगे, वो तो इन जनरल चैलेंज है। आईटी लॉ भी है इंडिया में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, आपको थानों में यही नहीं पता कि भाई साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, सोर्स कोड क्या होता है, तो आप कहाँ पे जाएंगे कंप्लेन कराने, कोई चोरी करेगा तो वो चैलेंज है हमारे देश में, लेकिन लॉ तो जरूरी है। जी। मैं थोड़ा एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, आपने ओंकोकॉइन की बात की। अब चूंकि कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकली आई फाइंड माई सेल्फ वेरी चैलेंज, बट आप टेक्नोलॉजिकली इतने साउंड हैं, तो आपसे पूछ लेता हूँ, इज ओंकोकॉइन समथिंग लाइक अ बिटकॉइन और अ क्रिप्टो करेंसी जिसका हम इट्स अ यूज़ टोकन। करते हैं? इट्स अ या टोकन। एक्चुअली इट्स मेरा अ ये बड़ा टोकन। जी, 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 बताइए प्लीज़ प्लीज़। नहीं, it's a simple token which a patient can get। जब वो अपना डेटा लाइसेंस करेंगे, उस डेटा के एवज में वो ओंकोकॉइन ले सकते हैं। जिन कंट्रीज में टोकन्स परमिसिबल नहीं है, वहां पे वो कन्वर्ट कर सकते हैं उस टोकन को, जो भी फियाट करेंसी है उसमें, रुपया हुआ, यूरो हुआ। लेकिन
टोकन इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जो मैं डेटा किसी को लाइसेंस कर रहा हूं उस डेटा की टाइम वैल्यू है। वो डेटा मैं एनालाइज करूंगा, कोई हाइपोथेसिस क्रिएट करूंगा, वो हाइपोथेसिस मान लीजिए वैलिडेट हो गया एक्सपेरिमेंट में, प्री क्लिनिकल में, फिर मैं क्लिनिकल स्टडीज में मान लीजिए एक ड्रग आई उससे जिससे मैं साल में $2 बिलियन आ रहे हैं। तो जिस बंदे ने अपना डेटा दिया उसको एक पार्ट मिलना चाहिए उस वैल्यू का। इसलिए एक इंस्ट्रूमेंट जरूरी है, जो इंस्ट्रूमेंट उस टाइम वैल्यू को अपने अंदर रख सके। इसलिए हमने वो टोकन निकाला है, ऑन्को कॉइन। जी, इसमें जो एक टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं आजकल, तो हम काफ़ी सुने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आपने उसका ज़िक्र भी किया उसमें। इसमें 2-3 मैं समझता हूँ, एटलीस्ट फ्रॉम अ इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है 2-3 परेशानी उभर के आती हैं। एक तो अभी तक हमारे पास प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई बिल नहीं है, आपने सही बात रखी कि थानों में ट्रेनिंग की कमी है, लोगों में थोड़ी-सी साक्षरता की अभी भी कमी है, हमारा देश उस मामले में थोड़ा-सा अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो ये होता है कि ब्लॉकचेन में हम कैसे एकदम से विश्वास कर लें, क्योंकि आपको पता है एक हिंदुस्तानी जो मानसिकता होती है, जो बेचारा एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, उसको तो अपने रोटी कपड़े मकान की जद्दोजहद है। उस तक हम ये चीज़ें, अगर इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, कैसे समझाएं? पहला तो मेरा आपसे सवाल ये है। दूसरा कि अगर मैं कोई चीज़ देख नहीं सकता, जैसे मुझे अगर आईटी की समझ नहीं है, मुझे क्रिप्टो करेंसी या ये जो ब्लॉकचेन है इसकी समझ नहीं है, और जो लोग इस पे इन्वेस्टेड हैं वो तो कहते हैं देखिए जी वर्ल्ड ओवर है, बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आपने बताया टाइम स्टैम्प्स होते हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कई बार कहा जाता है कि जी जो अपने आप में ब्लॉकचेन है, जब इसका इजाद हुआ, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना, पर नो वन नोज की ओनरशिप कहाँ पे है। अब इंटरनेट की दुनिया में एक परेशानी हो जाती है, और यहाँ पे थोड़ा सा कानून का एक एक बारीकी आ जाती है कि हम पकड़ें किसको। अगर कल कोई अपराध हो जाता है या डेटा की चोरी हो जाती है, तो किस कंपनी का जाके गला पकड़ा जाए, किस इंसान का पकड़ा जाए, क्योंकि हैक्स भी हो रहे हैं, ब्रीचेस भी हो रही हैं। तो ये सारी परेशानियाँ, इससे कोई उपाय है जूझने का, गुंजन जी? देखिए, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता बाय डेफिनेशन। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट इम्परफेक्ट system, but it's the best available system that we have. तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इस पे किसी का आधिपत्य नहीं है। डिसेंट्रलाइज ट्रस्टलेस रजिस्टर है, एक ऐसी किताब, एक ऐसी पोथी जिसपे अगर 10 लोग हैं, एक कोई चेंज करता है तो सबकी किताबों में ऑटोमेटिकली चेंज दिखता है जी। और टाइम भी दिखता है कि कब चेंज हुआ। तो उसको आप करप्ट नहीं कर सकते, कोई वहां गड़बड़ नहीं कर सकता। चोरियां करेंसीज की एटसेट्रा, प्राइवेट कीज लीक हो गई, कुछ ऐसा वैसा तो स्वाभाविक है, वो हो सकता है। लेकिन कोई सेंट्रल बैंक गवर्न नहीं कर रहा है, कोई गवर्नमेंट गवर्न नहीं कर रही है एक ब्लॉकचेन को। क्रिप्टोग्राफी बेस्ड डिसेंट्रलाइज ट्रस्टलेस सिस्टम है, ऐसी पोथी ट्रूली डेमोक्रेटिक। तो ये सिस्टम है, उसमें भी कमियां हैं। बिटकॉइन है, उसका मार्केट कैप अभी इतना बड़ा हो चुका है कि 1 बिलियन आप लगा के बिटकॉइन खरीदें बेचें तो मार्केट कैप पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो करेंसीज हैं वो कम है, लेकिन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एज सच है, अभी तक जो डेटा सिटीजनशिप को इनेबल करने के लिए टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें सबसे प्रभावी और सबसे सक्षम टेक्नोलॉजी है। तो हम जब लोगों से बात करें तो हम ये बोलें कि भाई आपके पास 2 रास्ते हैं, आप अपना डेटा दे रहे हो, अपना सोना दे रहे हो, अपना पैसा रख रहे हो किसी बैंक के पास, तो पोथी एक आदमी कंट्रोल कर रहा है, बैंक वाला वो बंदा। अब आपको उस पर भरोसा करना है कि वो चोरी नहीं करेगा। अगर आप 10,000 रुपए दे रहे हैं तो 10,000 ही लिखेगा, 100 रुपए अपनी जेब में नहीं डालेगा। या सरकार को आप टैक्स दे रहे हो तो रोड अच्छे बनाएगी, हॉस्पिटल अच्छे बनाएगी, आपको भरोसा करना है, और वो टैक्स लिख रहे हैं। कोई आपकी पेंशन हो रही है तो 5,000 जेब में नहीं डालेगा कोई आदमी जो आपको। ये तरीका एक तरीका है। जो दूसरा तरीका है वो है ट्रस्टलेस सिस्टम। आपने एक ब्लॉकचेन में बोला ए, तो वो ए छप गया, वो चेंज नहीं हो सकता। वहां कोई मुनीम नहीं है, कोई बाबू नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई रिजर्व बैंक नहीं है जो उस चीज को चेंज कर सके या गवर्न कर सके। कम्युनिटी गवर्न कर रही है। सो काफी सबसे प्रभावी और सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है। ये बड़ी आपने अच्छी बात बताई। इसमें भी अभी मुझे लगता है काफ़ी लूप होल्स हैं जो टेक्नोलॉजी वालों को भी और कानून वालों को भी मुझे लगता है एक साथ बैठ के
कुछ ना कुछ इसमें मुझे लगता है कई उत्तर हमें अभी ढूंढने बाकी हैं। मेरे एक दो सवाल आपसे और हैं, मुझे पता है आप काफ़ी बिजी हैं, आपका और वक्त नहीं लूँगा क्योंकि नहीं नहीं जरूर। यू नो बिजनेस पर्सन को मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहता। ये आपने इतनी बढ़िया बात बताई। एक जो चुनौती हमारे देश में है वो है, चाहे लॉ को लेके हो, चाहे वो मेडिसिन को लेके हो, उसकी लास्ट माइल अवेलेबिलिटी, कि जन जन तक हम कानून को, न्याय को या दवाइयों को कैसे पहुंचाएं। हमारा देश बहुत अमीर देश तो नहीं है, लोगों के पास पैसा बहुत लिमिटेड होता है, सुविधाएं हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड हैं। खासकर संक्रमण के दूसरे दौर पर हमने देखा किस तरीके से अभाव रहा हमारे देश में, जो महामारी भी हुई। इसमें मैं आपकी राय, आपका मत और आपका विजन समझना चाहूँगा कि कैसे इनोप्लेक्सिस या फिर बाकी जो फार्मा कंपनीज जिनसे आप जुड़े हुए हैं, इन द फ्यूचर मे बी 5 years 10 years डाउन द लाइन, हम ये चीज़ें अपने देश में या दुनिया में इसको कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं कि कानून भी जनता तक पहुँचे और दवाइयाँ भी। जो दवाई, जब मैं दवाइयाँ कहता हूँ मेरा सिर्फ जेनरिक ड्रग से मतलब नहीं है, लेकिन उन ड्रग से मतलब है जो अफोर्डेबल हो आम जनता के लिए, क्योंकि गांव में बैठा कोई भी इंसान उसका उपयोग कर सके, आराम से खरीद सके, और आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपकी जो मुहिम आपने शुरू की इनोप्लेक्सिस के थ्रू, उसका बेनिफिट उठा सके। जी, थॉमस फ्रीडमैन ने वर्ल्ड इज फ्लैट पब्लिश की थी, काफी साल हो गए। अभी कहा टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट लेवलर। ये सबसे बड़ा सत्य है इस सदी का। टेक्नोलॉजी से वी कैन एनेबल लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ एनी यूटिलिटी बेटर, मोर एफिशिएंट देन इन एनी अदर वे। सो और भारत काफी प्रोग्रेस कर रहा है डिजिटल इंडिया में। हमारे गांव में जो नेटवर्क कवरेज है वो जर्मनी और फ्रांस से 10 गुना बेटर है। हम 5G की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे 3G भी नहीं चलता है ढंग से। तो मैं तो इन्हें बोलता हूँ, जब मैं भारत से यहाँ आया था मुझे लगता था भारत करप्ट है, भारत में बाढ़ आती है तो लोग मरते हैं, भारत में इंटरनेट बहुत स्लो चलता है। वो ये सारी प्रॉब्लम्स जर्मनी में। यहाँ पे बाढ़ आए, काफी लोगों की मृत्यु हो गई अभी कुछ समय पहले। यहाँ पे भी बहुत बड़े करप्शन के केसेस आ रहे हैं। यहाँ पे इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट नहीं है, ये वो। भारत मैं कहूंगा काफी प्रगति कर रहा है, लेकिन हमें अपने आप को पाइवट करना है टेक्नोलॉजी पे। गवर्नेंस हो, ई गवर्नेंस, हेल्थ हो, ई हेल्थ। हमारे पास भारत में 5,000 ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। मान लीजिए अगर किसी को ट्यूमर हुआ, किसी ने एमआरआई की, एमआरआई के लिए आपको ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं चाहिए। अगर आप एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म बना सके, एनआरएचएम है, हमने सब शुरुआत की, लेकिन एग्जीक्यूट करने में हम वर्ल्ड चैंपियन नहीं है। वो एग्जीक्यूशन हम थोड़ा जर्मन से सीख लें जी। तो हमने सोचा बिल्कुल वो टेस्ट करिए, टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म बनाइए, अपलोड कीजिए, एक एक्सपर्ट है वो डिसाइड करेगा कि ये पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो जो लास्ट माइल हेल्थ डिलीवरी है वो टेक्नोलॉजी से वी कैन रियली पुश फोर्थ। हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, हमने, भारत सरकार ने पैसा एलोकेट किया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सीमलेस नहीं है, क्योंकि एंड में राज्य सरकारों को मिलता है वो पैसा और सब अपनी मर्जी से काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो सब्जेक्ट है, एटलीस्ट ई हेल्थ या डिजिटल इनेबल्ड हेल्थ केयर, ये शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। ये जो राज्य सरकारों के पास मिला हुआ है, इससे ऐसी खिचड़ी बन रही है भारत में कि जो क्वालिटी है वो काफी गड़बड़ है। जी, थैंक यू सो मच गुंजन जी। आज आपने इससे इतनी बढ़िया बढ़िया बातें की, मैंने आपका काफ़ी समय लिया, जिससे मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूँ कि कई बार मैंने आपके बिलेबल आवर्स थोड़े से आज कम कर दिए होंगे, पर ये हमारा एक प्रो बोनो इनिशिएटिव है। इतनी बढ़िया बढ़िया आपकी यात्रा से हमें शिक्षा मिली, हमारे दर्शकों को शिक्षा मिली। लेकिन जाने से पहले एक हम क्लोजिंग कमेंट ज़रूर चाहते हैं आपसे फॉर आवर यंग ऑडियंस। और जब मैं यंग कहता हूँ, मेरा मतलब सिर्फ यूथ से नहीं है, मेरा मतलब उन लोगों से भी है, यू आर यंग इन माइंड एंड यंग एट हार्ट। तो उनके लिए आप 2 शब्द कहें। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ूंगा जी। और उसमें बहुत गूढ़ है, अगर वो जो भी समझेंगे शायद वो एक ऐसे ही रास्ते पे चलने की कोशिश करें जिससे वो कुछ छोड़ के जाएं। मैं पक्ष हूं खड़ा समक्ष, भावों का वंदन करता हूं, अनंत ताप के अंतर मन से गदगद अभिवादन करता हूं। जिह्वा से गरल किंचित अहो, मैं शिव सा विस्मित कटु कहो,
उन वृक्षों सा वन में प्रबल, भूसा जो सहती सब सबल। देख रहे जो तुम प्रतिमा, वो अभ्रंश की काया है। मैं निराकार शिव हूं तांडव, ओमकार की छाया है। मैं एकलव्य, मैं अर्जुन, मैं ही अश्वत्थामा हूं। मैं हूं सच्चित आनंद, मैं ही मीरा राधा हूं। सब गीत मेरे, मेरा ही सुर, मेरी ही सारी काया है। मैं ही आदि, मैं ही अनंत, मुझसे ही सारी माया है। मैं मानव बस रूप मेरा, शिव हूं जीवन जीने आया हूं। रोने पाने खोने सोने, खिलखिल कर हंसने आया हूं। मैं पक्ष हूं खड़ा समक्ष, भावों का वंदन करता हूं। अनंत ताप के अंतर मन से गदगद अभिवादन करता हूं। जय हो। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बढ़िया कविता समक्ष रखी हमारे, और ईश्वर से मेरी कामना है कि आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे, आपको स्वस्थ रखें, ऐसे ही व्यस्त रखें जिस तरह आप कर रहे हैं, और जर्मनी को ही नहीं सिर्फ इंडिया को भी आप आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग एकजुट होकर मेडिसिन, कानून और बाकी जो और चुनौतियाँ हैं हमारे देश के सामने, उसको भी हम एकजुट होकर आगे बढ़ाएं। और जो हमारे दर्शक यहाँ से हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हमेशा जाते जाते हमारी एक विनती रहती है कि अगर आपको हमारे चैनल समझ आता हो और लगता हो कि इसमें अच्छी बातें हो रही हैं, प्रेरणा सूत्रक बातें हो रही हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून।